हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं विजय एजुकेशन में हूँ और हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, यानी कि एक फर्स्ट ग्रेड या अदर कंपटीशन के लिए भी और स्कूल के लिए भी जो वर्किंग स्टूडेंट हैं उनको भी एक बेसिक चीज़ जो एक कहानी के माध्यम से हम सीख रहे थे। तो दोस्तों, शीत युद्ध का दौर हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने दो ध्रुवीयता का अंत हमने पढ़ा। तो जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें कुछ चैप्टर गाइड कर दिए हैं, जैसे शीत युद्ध के दौर को गाइड करके डायरेक्ट दो ध्रुवीयता का अंत किया। फिर विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, इसको भी उन्होंने हटा दिया। फिर आता है हमारा दूसरा चैप्टर, सत्ता के समकालीन केंद्र। तो दोस्तों, सत्ता के समकालीन केंद्र यानी कि जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो पूरे विश्व में एक ही सुपर पावर बचा, वो था यूएसए। तो यहाँ पर हम क्षेत्रीय संगठन के बारे में, 3 क्षेत्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जो एक यूरोप में बना और एक एशिया में और चीन। क्योंकि चीन ने भी काफ़ी तीव्र गति से प्रगति की। तो हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ, जिसकी पूरी डिटेल से शायद 2 क्लास में होगा। फिर है आसियान, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, फुल फॉर्म है दक्षिणी एशियाई दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का समूह या संगठन, और यूरोपीय संघ। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे ही प्रथम द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप 2 भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो दोस्तों, पूर्वी यूरोप यूएसएसआर और पश्चिमी यूरोप यूएसए। तो दोस्तों, उस समय उथल-पुथल चल रही थी इन राष्ट्रों के मध्य। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ 1945 में, उसके बाद में इन राष्ट्रों के मध्य उथल-पुथल जो यूरोपीय राष्ट्र थे, क्योंकि कुछ राष्ट्र अमेरिका के सपोर्ट में थे और कुछ सोवियत संघ के। तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो यूरोप में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्योंकि सबसे भारी कीमत जो चुकानी पड़ी थी वो यूरोप को चुकानी पड़ी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व जब समाप्त हुआ तो उनके मन में, यूरोप के देश थे या यूरोप की जनता के मन में एक ही सवाल था, एक ही क्वेश्चन था कि पुरानी दुश्मनी को फिर से शुरू की गई, यानी कि जो दुश्मनी चल रही थी द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो 2 ग्रुप थे, एक नेत्र राष्ट्रों का और एक ध्रुवीय राष्ट्रों का। तो युद्ध समाप्त होने के बाद में यही सवाल था कि पुरानी दुश्मनी को फिर से शुरू करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान दें, यानी कि ये युद्ध नीति या फिर जो दुश्मनी थी उसको समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें सकारात्मक योगदान दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक मान्यताएं और व्यवस्थाएं थी वो ध्वस्त हो चुकी थी। 1945 तक बर्बादी झेली, यानी कि यूरोपीय राष्ट्रों, हम जब यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं तो यूरोपीय राष्ट्रों में 1945 तक बहुत बर्बादी, यानी कि सबसे ज्यादा बर्बादी यूरोप की ही हुई थी। तो
उसको बर्बादी देगी। तो इनके पास दो विकल्प थे, पुरानी दुश्मनी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान। अब जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद में विश्व दो गुटों में बट गया। यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। दोनों में होड़ लगी थी कि अपने अपने गुट में देशों को शामिल करने की। तो ये पूंजीवादी, यूएसए पूंजीवादी और लोकतंत्र में, और ये साम्यवाद गुट था। तो उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूएस ने यानी कि अमेरिका ने पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की यूरोपीय देशों की, यानी कि यूरोपीय देशों की जो पश्चिमी देश थे, यानी कि पश्चिमी यूरोप जो यूएसए के गुट में शामिल थे, उनकी जबरदस्त मदद किसने की? यूएस ने। और उसी मदद के अंतर्गत एक योजना आई, मार्शल योजना, हमने पढ़ा था। ये योजना क्या थी? ये योजना यूरोप के पुनर्निर्माण में सहयोग करना। तो यहाँ पर अमेरिका ने खूब पैसे मतलब बहाए। तो ये चली 1947 से 52 तक, यानी कि जो मार्शल योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था, कब से कब तक चली। तो ये 1947 से लेकर 1952 तक चली और इसका उद्देश्य था यूरोप का पुनर्गठन में सहयोग करना। क्लियर दोस्तों? इस योजना के तहत ही एक संगठन बना यूरोप में, यानी कि डायरेक्ट यूरोपीय संघ नहीं बना। उससे पहले हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ और लास्ट में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो देखो 1948 यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई कब? 1948 में। मार्शल योजना कब? 1947 से 1952 तक। तो इसी योजना के अंतर्गत एक यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में। ये पहला कदम था यूरोपियन संघ का। यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद प्रदान करना, इसका उद्देश्य था। यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन का उद्देश्य था आर्थिक मदद करना। यूरोपियन देशों व्यापार आर्थिक मामलों में मदद करना शुरू किया, यानी कि मार्शल योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई और उसने व्यापार और आर्थिक मामलों में मदद करना शुरू किया। क्लियर दोस्तों? फिर इसके तहत ही 1949 में यूरोपियन परिषद का गठन हुआ। ध्यान से देखना दोस्तों, मार्शल योजना के बाद पहला जो यूरोपियन संघ की ओर कदम बढ़ा तो वो था यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन। उसके बाद में 1949 में यूरोपियन परिषद का गठन किया गया और जो इसका था यूरोप में पूंजीवादी एकीकरण की प्रक्रिया, यानी कि जो पूंजीवादी एकीकरण था, जो यूएस जो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, उसी हिसाब से यूरोप में पूंजीवादी एकीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। फिर उसके बाद 1957 तब 1957 में एक संगठन और बना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का संगठन। ये कौन सा संगठन बना? मार्शल योजना के बाद तीसरा संगठन। पहला 1948 में, दूसरा 1949 में और तीसरा 1957 में जो गठन हुआ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का
गठन हुआ। फिर 1991 यानी कि 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। और जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, 1992 में यूरोपियन संघ यानी कि ईयू का गठन हो गया। तो दोस्तों यहां तक की कहानी समझ में आई। अब जब 1992 में यूएस, क्योंकि कुछ देश जो साम्यवादी समर्थन यूएसएसआर के साथ थे, उनमें से कुछ यूरोपियन ईयू में भी शामिल हुए। तो विघटन के तुरंत बाद ही यूरोपियन संघ का गठन हो गया। अब दोस्तों यूरोपियन संघ का जो गठन हुआ था यानी कि 1992 में गठन हो गया, तो उसके लिए एक संधि थी यूरोपीय यानी कि जो 1993 में हुई थी मास्ट्रिक्ट संधि के तहत, यानी कि एक संधि थी मास्टर्स संधि। मास्ट्रिक्ट संधि जो हुई थी, इसके तहत मानव इसके तहत ही ईयू का गठन हुआ। यानी कि जो 1993 में हुई थी मास्ट्रिक्ट संधि कब हुई थी? 1993 में। इसके तहत यानी कि इस संधि के तहत 7 फरवरी 1992 में देश में मतलब हस्ताक्षर किए। क्लियर दोस्तों? और 1 नवंबर 1993 में संधि लागू। तो दोस्तों संधि कब लागू हुई थी? 1 नवंबर 1993 में, जबकि इस संधि के तहत कितने देशों जो देश थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि इसको थोड़ा वर्तमान से कनेक्ट करके देखते हैं कि कौन कौन से देश या कितने देश इसमें शामिल है। तो दोस्तों सदस्य 28, कहीं कहीं पर ये 27 भी आते हैं, और जो 28वां सदस्य बना था वो बना था क्रोएशिया। क्रोएशिया इसका 28वां सदस्य बना था 1 जुलाई 2013। तो अब इसका 27वां सदस्य कौन था? रोमानिया। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर
कभी 27, कभी 28 है देश आते हैं। तो इसमें 28वां देश क्रोएशिया था जो 1 जुलाई 1913 में बना था, और 27वां जो इसका सदस्य था वो रोमानिया। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। बेल्जियम में इसके मतलब मुख्यालय है उसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और इसका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है इसका उर्सुला फिर है वन डेर यानी कि उर्सुला वान डेर लेमेन यानी कि उर्सुला वान डेर लेमेन। ये महत्वपूर्ण किस लिए है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल था वो दूसरा कार्यकाल चल रहा है। जो पहला था 1919 से 2019 से लेकर 2024। सेकंड है इसका 2024 से 2029 तक, फर्स्ट और सेकंड कार्यकाल। क्लियर दोस्तों। अब ये किसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उर्सुला वान डेर लेमेन ये एक महिला है और ये प्रथम महिला अध्यक्ष। क्लियर दोस्तों कि ईयू की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लेमेन, जो उसका प्रथम कार्यकाल था 2019 से लेकर 2024 तक, और फिर सेकेंड कार्यकाल शुरू होता है 2024 से 2029 तक। क्लियर दोस्तों। अब इसकी मुद्रा की बात करें, ईयू की मुद्रा, तो इस मुद्रा है यूरो, यानी कि ईयू की जो मुद्रा है वो यूरो। अब दोस्तों जो ईयू के सदस्य देश हैं, अभी हमने पढ़ा, तो इनमें से कितने देश आधिकारिक तौर पर यूरो को मानते हैं, तो दोस्तों इसमें 20 देश, यानी कि ये आधिकारिक तौर पर यूरो को मानते हैं। तो दोस्तों जो यूएसए था सुपर पावर, वो भी यूरो के संघ से कहीं ना कहीं उसको भय था, क्योंकि जो डॉलर था उसको बराबरी करने वाली कौन सी मुद्रा थी, यूरो। और जो यूरोपियन सदस्य देश थे, ये यूरोपियन संघ था, वो विकसित देश भी उसमें शामिल थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस,
तो ये अमेरिका के लिए एक खतरा था। तो ये एक क्षेत्र, हालांकि ये क्षेत्रीय संगठन था, यानी यूरोप के अंदर वो भी 28 देश। इसमें मतलब जो कार्य थे इसके, वो दोस्तों जो इसके कार्य हैं वो था समान मुद्रा का प्रचलन, व्यापार, वाणिज्य, इनका प्रसार करना, और मतलब शांति कायम, जो भी मुद्दे हैं राष्ट्रों के मध्य उन मुद्दों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाना। तो जैसे मैन जो इसके कार्य हैं दोस्तों, समान विदेश नीति, यानी कि जो यूरोपीय संघ था उन देशों की समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति। क्लियर दोस्तों, यानी कि एक समान विदेश नीति होगी और सामूहिक सुरक्षा, यानी कि जो भी यूरोपीय संघ में शामिल है उनकी एक सुरक्षा नीति भी होगी। और दूसरा, यानी कि जो आंतरिक मामले हैं या न्याय से संबंधित जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर आपसी सहयोग से समाधान निकालना। एक तो हो गया आंतरिक मुद्दे, दूसरा या आंतरिक मामले मान लो या मुद्दे, या और न्याय से जुड़े मामले। न्याय से जुड़े मामले, यानी कि ये आपसी सहयोग, आपसी सहयोग से इनका समाधान किया जाए। और फिर है एक और है कि एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार करना, यानी कि यूरोपीय संघ का जो महत्वपूर्ण कार्य था कि एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार करना। क्लियर दोस्तों, ये इसके मोटे मोटे कार्य हैं। और यानी कि ये तो जो यूरोपीय संघ का जो मेन मोटो है वो है कि विदेश नीति, समान विदेश नीति, सभी देशों की सुरक्षा नीति, एक समान आंतरिक मुद्दे या न्याय के जो मामले हैं आपसी सहमति से ही, यानी कि यूरोपीय संघ के अंदर ही आपसी सहमति से उनका समाधान निकाला जाए। फिर है एक समान मुद्रा का चलन, यानी कि जो यूरो जो मुद्रा है आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो। तो उस एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार करना, ये कार्य की शुरुआत में किसका था, यूरोपियन संघ का। और हमने देखा कि आधिकारिक तौर पर इसको कितने 20 राष्ट्रों ने अपना रखा है। तो दोस्तों ये था यूरोपीय संघ का, ये ईयू का इतिहास। तो हमने इसको मतलब एक कहानी के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या उथल पुथल हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद में लोगों की क्या भावना, राष्ट्रों ने कौन से रास्ते अपनाए, फिर कैसे ईयू का गठन हुआ, किस संधि के तहत हुआ, और फिर इसका वर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक महिला अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, और इसके मेन फंक्शन जो शुरुआत में थे ये कार्य। अब हम थोड़ा हमने इसको वर्तमान से भी रिलेटेड किया है, जो कुछ में नहीं है।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में और इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य और पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि सभी, ये एक निःशुल्क चैनल है, यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और अब जो क्लासें यूट्यूब पे चल रही थी, अब बिल्कुल कंटिन्यू क्लासें चलेंगी। दूसरा, और आपको किसकी क्वेरी है, यानी कि हिस्ट्री या एसएसटी, कौन से सब्जेक्ट की और क्वेरी है, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास थी उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है, अभी एसएसटी की क्लास को ड्रॉप कर दिया है, अभी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलेगी। जो हम दे रखे हैं सिद्धांत, जैसे मान लो यूरोपीय सत्ता के समकालीन केंद्र में यूरोपीय संघ व आसियान है, तो हम इनको जो बुक में दे रखा है एक मतलब क्लास लेवल तक, उसके साथ साथ हम इसको मतलब वर्तमान से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ताकि स्कूली बच्चों को भी फायदा हो और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट, और क्या आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।